आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एसएससी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक आदि सहित जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है 395, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत 395, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इसमें बार बार संशोधन भी हुए हैं, जिसके कारण इसके जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या बढ़ करके लगभग वर्तमान में 500 हो गई है। लेकिन वो जैसे क ख ग यानी आदि ऐसे जोड़े गए हैं। बाकी जो मूल अनुच्छेद हैं, यानी संख्या की दृष्टि से हम देखें जिसमें संख्या लिखी है, तो वो है अनुच्छेद 395। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? 395। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा? तो ये लिखा है विद्यार्थियों अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये लिखा है कि भारत जो संविधान है उसमें यह लिखा है कि भारत वो राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो वो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अंतर्गत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए? तो वो किए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए जो सरकारी सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उनके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान करता है। वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है संविधान का 6वां अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 6। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वह संविधान कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। यानी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है, जो कि भारत संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार है, उनका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। और उसके बाद में भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अगला सवाल है, महान्यायवादी यानी भारत का जो महान्यायवादी है उसकी जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो वो अनुच्छेद है 76, यानी संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है, जो कि भारत सरकार को कानूनी परामर्श प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।
यदि किसी मुद्दे के ऊपर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि मतभेद है तो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। ये जो प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिभाषा है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? यानी राष्ट्रपति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? देखो संविधान के अंतर्गत जो सूचियाँ हैं उनको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक और अनुसूची होती है जिसको अवशिष्ट सूचियाँ बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए जो शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए जो शक्ति है वो संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो वो है अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको लागू करने से संबंधित शक्तियों का उल्लेख ही किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी बार परीक्षाओं के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करता है। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब देखो विद्यार्थियों, संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मूल अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। पहले 7 थे, अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। तो अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह किस प्रकार का अधिकार है? यह कानूनी या विधिक अधिकार है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यानी कि केंद्र और राज्य के लिए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा यानी संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो
जो हिंदी भाषा है उसको देश की राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो यह है अनुच्छेद 343। 343 आई के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का उल्लेख ही किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो वह है अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। हालांकि विद्यार्थियों इसके अंतर्गत कुछ शब्दों के अंतर्गत से थोड़ी सी तकनीकी मिस्टेक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भाषा है वो बिल्कुल सही मानिए आप। तो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में, यानी भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया है। तो यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है संविधान के अनुच्छेद 368 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के पद पर ही निर्भर करती है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग देता है तो मंत्रिपरिषद वो अपने आप उसको त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया जाता है। तो मंत्रिपरिषद अध्यक्ष सबसे कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का केवल एक बार प्रयोग किया गया है? वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, विशेष दर्जा दिया गया है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जिसको हम धारा 370 कहते थे। हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन फिर भी इस धारा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 356 है उसका संबंध है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से, यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया, वो कौन से? तो वो हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में, यानी भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है? तो वह है 51 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य हैं ये बाद में 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग कौन सा है? नीति के जो निर्देश तत्व हैं ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 के अंतर्गत। जो नीति निर्देश तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका भाग 3 में, और जो नीति निर्देश तत्व हैं उनका भाग 4 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश किया गया है? संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश किया गया? संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करेगी। ये जो राज्य के नीतिक नेतृत्व है उनके अंतर्गत ये बातें कही गई है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जो नैतिक निर्देश तत्व हैं वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में देखे। तो अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायती गठन का प्रावधान करेगी।
वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। जो पहले भारत का जो हमारा जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा जो अनुसूचियाँ हैं वो 4 और जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है ये जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से यह संबंधित है। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? यानी संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उनमें से कौन सी अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है? कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। 8वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत जो भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया? दल बदल, यदि कोई नेता है वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दल बदल कहते हैं। तो दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके जो अयोग्यता संबंधी विवरण है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो वो दिया गया है 10वीं अनुसूची में। यानी जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला सवाल है, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है यह किस राज्य में लागू नहीं होती है? जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर राज्य के अंतर्गत लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के जो आरक्षण विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है वो राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत शुरू में यह बातें दी गई है, यानी भारतीय संविधान की शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत जो संपूर्ण भारत है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसका जो ब्यौरा है, जो विवरण है वो पहले अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। भारतीय संविधान जो 9वीं अनुसूची है वो परिवर्तित हुई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई थी वो? यानी भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो वो है प्रथम संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन के द्वारा, यानी जो पहली बार संशोधन हुआ उसके अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है उसमें परिवर्तन किया गया था। तो प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? यानी भारत का जो संविधान है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो वह है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है यह अनुच्छेद। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसका गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वह है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। तो ये थे आज के क्लास के हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास के अंतर्गत जिन प्रश्नों पे हम चर्चा की है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे।
जय हिंद, जय भारत।